नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक रूम है और उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक ऐसा प्रोसेस वहाँ पर शुरू किया गया फ्रीजिंग करने के लिए, रूम को ठंडा करने के लिए, कि उसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो क्या होता है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर लोअर जाता है, मतलब डिक्रीज़ होने लगता है, उसका टेम्परेचर पर आवर डिक्रीज़ होता है, लोअर्ड होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ऐसा फ्रीजिंग प्रोसेस है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 घंटे के बाद, इस प्रोसेस के शुरू होने के 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो रूम टेम्परेचर हमारा है क्या, रूम टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर डिक्रीज होता है, रूम टेम्परेचर डिक्रीज पर आवर डिक्रीज होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 10 आवर्स में ये टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 10 आवर्स जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर बताना है हमें। तो 10 घंटे में ये रूम का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन 10 आवर। तो 1 घंटे में होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 घंटे में हो जाएगा 5 × 10 = 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो हम इसे इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। तो कोई भी चीज़ घटती है तो मोस्टली हम उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ बढ़ती है तो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो डिक्रीज़ हम दिखाएंगे इसे नेगेटिव से दिखाएंगे, है ना। तो अब उसने पूछा है कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। नाउ रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, रूम टेम्परेचर विल बी आफ्टर, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूम टेम्परेचर विल बी आफ्टर 10 आवर। तो 10 आवर के बाद ये रूम का टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर हमारा क्या था 40 डिग्री सेंटीग्रेड और डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 40 में से 50 जा नहीं सकता, तो क्या करते हैं फिर 50 में से 40 को घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम ऐसा करते हैं तो फिर माइनस का साइन आता है, तो फिर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 10 घंटे के बाद अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो 10 घंटे के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नेगेटिव चला जाएगा, हर घंटे 5-5 के हिसाब से घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। तो एक टेस्ट हुआ है क्लास में जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर जो स्टूडेंट उसको सही बताता है, सही आंसर देता है, तो उसे 5 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और वो गलत जवाब देता है तो उसके लिए -2 मार्क्स मिलेंगे गलत जवाब देने पे। 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। और अगर अटैम्प्ट नहीं किया उसने तो उसे फिर उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे अगर अटैम्प्ट नहीं करता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपका पहले, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हिज स्कोर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोहन ने 4 आंसर जो है वो करेक्ट दिए हैं और उसमें से 6 आंसर इनकरेक्ट दिए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा
तो मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। तो देखिए, अगर इसने 4 आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिए हैं तो इसे जो है सही आंसर देने के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 इसने सही दिए तो 5 × 4, तो ये आपको इसको 20 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए कि उसने ये जवाब सही दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर उसने 6 दिए हैं, तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलेंगे। 6 × -2, इसने जो है आपके जो है -2 और 6 आंसर इसने गलत दिए। तो -2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या देंगे आपको, 6 × 2 = 12, तो -12 मार्क्स। तो इस तरीके से इसके सही के लिए जो मार्क्स आ रहे हैं, सही जवाब देने के लिए 20 और गलत जवाब देने के लिए जो मार्क्स आ रहे हैं वो है -12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो मोहन स्कोर। तो मोहन का लास्टली स्कोर क्या होगा, मोहन स्कोर क्या होगा, क्योंकि 20 मार्क्स तो इसे पॉजिटिवली मिले और नेगेटिव मार्क्स मिले 12, तो 20 - 12, तो यहाँ पर बचे 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स लास्टली मिलेंगे, जो गलत आंसर थे वो वाले मार्क्स कट जाएंगे, तो उसको जो है लास्टली कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा के जो आंसर करेक्ट हैं वो 5 है, 5 इनकरेक्ट आंसर और 5 आंसर उसके इनकरेक्ट हैं। व्हाट इज़ हर स्कोर, तो इसका स्कोर क्या होगा, तो रेशमा गेट्स मार्क्स यहाँ पर एस रह गया था, मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। तो इसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 × 5, 25 मार्क्स ये करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे इसे। रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर हैं इसके, और इनकरेक्ट एक आंसर के लिए -2 मार्क्स हैं यहाँ पर, तो -2 × 5, तो 5 × 2 = 10, -10, यानी मतलब इसके 10 मार्क्स कट जाएंगे इसमें से। तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, तो रेशमा स्कोर, तो रेशमा जो है इनका स्कोर हो जाएगा 25 - 10 = 15 मार्क्स। तो इनका लास्ट स्कोर आया 15 मार्क्स। तो मोहन को मिले 8 मार्क्स, का स्कोर 8 मार्क्स हुआ और रेशमा का स्कोर हुआ 15 मार्क्स। अब लास्ट है इसका, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, जो थर्ड पार्ट है। तो हिना ने जो 2 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट दिए हैं, और आउट ऑफ 7 मतलब इन्होंने 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं। तो जो 3 क्वेश्चन रह गए उनके लिए तो 0 मार्क्स मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो इन्हीं का देखते हैं, तो यहाँ पर हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर के लिए इन्हें मिलेंगे 5 × 2, एक करेक्ट आंसर के लिए 5, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए 10 मार्क्स। अच्छा, हिना गेट्स मार्क्स फॉर, इन्होंने कितने आंसर गलत दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 इनकरेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, -2 × 5 = -10 मार्क्स। तो हर स्कोर क्या होगा, सो हिना स्कोर, तो हिना का स्कोर क्या होगा देखिए, तो 10 तो इन्हें मिले सही के लिए और -10 मिले इन्हें गलत के लिए, जो उन्होंने गलत जवाब दिया। तो
10 - 10 = 0, तो इनका स्कोर हुआ 0 मार्क्स। तो ये तीनों इसके आंसर हैं। 8 मार्क्स मोहन को स्कोर हुआ, 15 मार्क्स जो है इनका रेशमा का स्कोर हुआ और 0 मार्क्स हिना का स्कोर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। A company, a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement। वाइट सीमेंट का जो उनका बैग है वो उसे सेल करते हैं, तो उन्हें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एक बैग पे, ठीक है। एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और ग्रे सीमेंट का बैग को अगर वो सेल कर रहे हैं एक बैग को, तो 5 रुपीज़ का एक बैग पे उन्हें लॉस होता है। तो इसमें 2 पार्ट दिए गए। पहले पार्ट में कहा गया है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो 3000 बैग वो वाइट सीमेंट्स के सेल कर रहे हैं और 5000 बैग सेल कर रहे हैं ग्रे सीमेंट के, तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना और लॉस हो रहा है तो वो कितना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट्स मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज़ 6400। तो 6400 बैग अगर वो बेच रहे हैं तो उन्हें और ग्रे सीमेंट का बेच रहे हैं तो उन्हें लॉस होगा। तो कह रहे हैं कि वाइट सीमेंट्स के कितने बैग जो है वो बेचे जाएं कि उनका जो लॉस है वो जो है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, वो लॉस जो है उनका जो भरपाई हो जाए उस लॉस की। तो वाइट सीमेंट को वाइट सीमेंट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो जो लॉस है उसकी भरपाई हो जाए और ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो कितने वाइट सीमेंट के बैग जो हैं वो सेल किए जाएं, ये दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है। तो पहला क्वेश्चन है इनका ए पार्ट। तो देखिए ए पार्ट में कहा गया है कि 3000 बैग वो बेचते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का जो एक बैग उन्होंने सेल किया तो उस पर प्रॉफिट मिलता है 8 रुपीज़ का, और वाइट सीमेंट के बैग्स कितने सेल किए 3000। तो प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स कितना हो जाएगा 3000 इंटू 8, 8 3 था 24,000 रुपीज़। तो उन्हें प्रॉफिट होगा 3000 वो बैग अगर वाइट सीमेंट्स के बेच देते हैं तो उन्हें जो प्रॉफिट होगा वो 24,000 रुपीज़ होगा। अच्छा, अब लॉस के लिए उन्होंने कहा लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो ग्रे सीमेंट पे उन्हें लॉस होता है और वो लॉस कितना हो रहा है 5 रुपीज़ का एक बैग पे। तो बैग उन्होंने कितने सोल्ड किए हैं 5000। तो लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25,000 रुपीज़। तो ये उन्हें लॉस होगा 25,000 का, प्रॉफिट होगा उन्हें 24,000 का, लॉस होगा 25,000 का। तो यहाँ पर हम सीधे देख रहे हैं कि लॉस जो है हमारा ग्रेटर देन है प्रॉफिट से, तो ओवरऑल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसने यही पूछा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। तो उन्हें लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर नेट लॉस, तो लॉस इक्वल टू, और ये नेट लॉस उन्हें कितना होगा, तो नेट लॉस ज़्यादा है यहाँ पे, लॉस माइनस प्रॉफिट। नेट लॉस कितना होगा उन्हें, तो लॉस हो रहा है 25,000 का और प्रॉफिट 24,000 का, तो प्रॉफिट लॉस में से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1000। तो नेट लॉस उन्हें जो हो रहा है इस ए वाला जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है उन्हें नेट लॉस। तो वो इसने पूछा व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो हम लिखेंगे कंपनी को जो है लॉस होता है, लॉस कितना होता है 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए पहले समझा दिया था क्या कहा गया क्या पूछा है, इसे करते हैं रफ। इसे आप जो है उतार लीजिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट।
तो देखिए यहाँ पर हम इन्होंने कहा इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इस इतने बैग जो है ग्रे वाले 6400 बैग्स ग्रे कलर के जो है वो सोल्ड आउट करें इन्होंने, तो इस पे ग्रे कलर पे उन्हें लॉस होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन्होंने पहले ही बता दिया था, लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो ये होता है ना 5 रुपीज़ का लॉस होता है। अच्छा, तो फिर इन्होंने कितने जो है सोल्ड आउट करें 6400, तो लॉस ऑफ 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 5, तो ये लॉस इन टोटल होगा 0 5 0 का 0 5 0 का 0 5 4 20 का 0 2 को कैरी कर लिया 5 6 30 इंटू 32,000 रुपीज़। अब 32,000 रुपीज़ का इन्हें लॉस हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये करा है कि अब कितने जो है वाइट सीमेंट्स के बैग कितने बेचे जाएं कि ये जो लॉस हुआ है वो इक्वल हो जाए, ना ही प्रॉफिट हो ना ही, क्योंकि वाइट सीमेंट को बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, यानी मतलब हमें वाइट सीमेंट के इतने बैग बेचे जाएं कि हमें इतना प्रॉफिट हो जाए 22,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है, ना ही लॉस होगा फिर ना ही इस लॉस की जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई हो जाएगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सेल टू बी, मान लेते हम x, ठीक है। तो हम मान लिया यहाँ पे कि जो हमने वाइट सीमेंट के बैग को सेल किया है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वो वाइट सीमेंट के बैग पे प्रॉफिट कितना होता है 8 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ x बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स इक्वल टू 8x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x रुपीज़। अच्छा, ये जो रुपीज़ होने चाहिए हमारे वो कितने होने चाहिए 32,000 होना चाहिए, तभी तो वो भरपाई हो पाएगी उसकी। तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं 8x इक्वल टू 32,000। तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ले जाएंगे डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 32,018, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू आ गई 4000। तो यहाँ पे जो पूछा था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4000 वाइट सीमेंट बैग्स मस्ट बी सेल, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4000 रुपीज़ जो है 400 रुपीज़ नहीं सॉरी 4000 बैग्स जो हैं वो सेल करना ज़रूरी हो जाएंगे। अब है इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसे किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हैं और यहाँ पर आपको एक इंटीजर नंबर फिल करना है जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है a -3 इंटू, अब देखिए -3 किस नंबर से ये -3 है और किस इंटीजर से इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 27 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ये, तो हमें यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 9 3 27, तो -9 यहाँ पर लेना ठीक रहेगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा -9, 9 3 27। बी देखिए इसका 5 इंटू फिल इन द ब्लैंक है -35। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, हमें एक
नेगेटिव इंटीजर लेना होगा, क्योंकि हमें जो हमारा ये इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में है, तो स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। 5 7 35 होता है, तो -7। सी पार्ट इसका देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर है और आंसर भी हमारा नेगेटिव इंटीजर में ही आ रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है, तो ये हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है। ठीक है, तो ये होता है 8 7 56, तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखते हैं। अब देखिए -12 है, यहाँ पर पहले से नेगेटिव इंटीजर है और आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में है, तो -12 किसी नेगेटिव इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करेगा तब ये पॉजिटिव बनेगा आके। तो यहाँ पर क्या हो सकता है 11, 12 1 12 का 2, 1 को कैरी किया, 12 1 12 एंड 1 13, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर हमें ये नेगेटिव था और ये भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो ये नेगेटिव इंटीजर, वो दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गए और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।